हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर होम साइंस विद चार्ली में। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग जो है ये एनटीए यूजीसी नेट का हम लोग फाइनल आंसर की देख रहे थे। कल सुबह हम लोगों ने किया था 30 क्वेश्चन का। आज हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन करेंगे। तो सुनने में आया है कि कुछ अपडेट वगैरह होकर के आई है फिर से आंसर की। तो फिलहाल अभी तो ये जो फाइनल वाली आई थी उसी के आंसर हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने क्लेम किया था ना कुछ क्वेश्चन पे, तो मे बी उसका आंसर उन्होंने अब कैसा दिया है कैसा नहीं दिया वो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें तो जितने भी आंसर दिए गए हैं सही ही हैं। एक दो क्वेश्चन का वो थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है, वो बाद में आपको जैसे आंसर पता चलेगा मैं आप लोग को अपडेट करा दूंगी। तो चलिए, अब वीडियो इसकी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि अब कल तो हम लोगों के बस एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। आज हम लोगों के थोड़े से ज़्यादा एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग इसमें अपना मैच करिए और देखिए, और जिनको मैच नहीं करना है वो आराम से देखें, नॉलेज लें। तो आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मतलब पहला तो नहीं है, ये आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31वां, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड द रोल रिवर्सल बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर इज कॉल्ड। तो कहने का मतलब है कि वक्ता और श्रोता के मध्य प्रतिपुष्टि का महत्व और भूमिका विपर्यास कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है आपका? ट्रांजैक्शनल व्यू ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये जो पहला ऑप्शन है आपका, यानी कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का समव्यवहार, ये वाला ऑप्शन आपका जो है यही सही है। जो सही है मैंने सीधे डायरेक्ट वही पढ़ दिया आपका। तो इसमें आपका मतलब फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का अंतर्वैयक्तिक। देखिए अंतर्वैयक्तिक क्यों है? क्योंकि स्पीकर और लिसनर दोनों जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं दोनों लोग हैं, और वो लोग तुरंत तुरंत अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। उन लोग का रोल कैसा है? फीडबैक भी दे रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। तो जब दो लोग बात कर रहे हों और बिल्कुल तुरंत तुरंत फीडबैक भी मिल रहा हो, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक लिसनिंग इज कम्युनिकेशन मीन्स, मतलब कि संप्रेषण में तदनुभूति। ये देखिए, संप्रेषण में तदनुभूति श्रवण से क्या अभिप्राय है? श्रवण मतलब सुनने से, ठीक है, लिसनिंग। तो इसमें आंसर जो हम लोगों का करेक्ट होगा, हियरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो सही है मैं वही डायरेक्ट पढ़ रही हूँ। इसमें हिंदी में दिया है, देखिए कि समझ बढ़ाने हेतु सुनना तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करना। कि अगर आप एम्पैथेटिक होकर के सुन रहे हैं चीज़ों को, तभी आप क्या करेंगे, आपकी समझ बढ़ पाएगी, और जो है आप जो मतलब आंसर करना होगा जब आपको, तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको आंसर किसी चीज़ का उत्तर देना है, तो उत्तर देने के सबसे पहले क्या होता है कि आपको उस चीज़ को सुनना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे, जैसे बच्चा क्लास में होता है, तो अगर वो टीचर की बात अच्छे से सुन नहीं रहा है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, बट अगर वो सुन रहा है तो वो समझेगा भी और आंसर भी अच्छा करेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमारा 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लेबर मिटिगेशन ट्रेंड्स कैन बी स्टडीड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ पीएलए, ठीक है। तो पीएलए आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसमें जो आपके क्या कहते हैं, क्या नाम था इनका, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। एवरेट रोजर्स तो आपके जो थे उन्होंने तो डिफ्यूजन वाला दिया था आपका, डिफ्यूजन वाली थ्योरी। इनका नाम ही मुझे नहीं याद आ रहा बिल्कुल। चलिए ठीक है, जो भी रहा हो, अगर आपको याद आए तो जो है पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रेजल दिया था ना उन्होंने, अब नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। इसमें क्या होगा आपका? रैंकिंग एंड स्कोरिंग, वेन डायग्राम्स, मैट्रिक्स स्कोरिंग, या आपका सीजनल कैलेंडर। यहाँ पर मैं हम लोग हिंदी भी देख लेते हैं कि इसमें पीएलए की जो निम्नांकित में से किस विधि द्वारा श्रमिक प्रवसन का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें जो किया जा सकता है अध्ययन किस प्रवसन द्वारा, उसमें आपका होगा सीजनल कैलेंडर, ठीक है। सीजनल कैलेंडर यानी कि ऋतु कैलेंडर के थ्रू, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन द कॉन्सेप्ट दैट एम्पैथी डिटरमाइंस हाउ एन इंडिविजुअल विल ऑपरेट इन अ चेंजिंग वर्ल्ड वाज गिवन बाय। ये एक तरीके का विकास संप्रेषण के संबंध में यहाँ पर, सॉरी एक सेकंड, हट जा भाई। हाँ, तो ये हमारी जो थ्योरी है यहाँ पर, विकास संप्रेषण के संदर्भ में यह संकल्पना जिसमें तदनुभूति यह सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति बदलती दुनिया में, ये देखिए, बदलती दुनिया में अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करेगा, यह किसके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ये एक तरीके कह सकते हो आपकी स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया है, आपके जो है अरस्तु हैं, या विल्बर सैम है, या डेनियल लर्नर है, या आपके ग्रेबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डेनियल लर्नर के द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पर जो 3rd नंबर का ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये डिफिनेशन है।
फिर नेक्स्ट है हम लोगों का स्टडी ऑफ द कल्चरल बिहेवियर एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पेशल डिस्टेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ कम्युनिकेशन सिचुएशन इज, मतलब कि किसी संप्रेषण स्थिति में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मध्य स्थानिक दूरी के सांस्कृतिक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जैसे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है आपका, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं या कह सकते हो कि उसके कुछ टाइप होते हैं जिनमें इसको जो है इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे आपका देखिए काइनेसिक्स हो गया, तो काइनेसिक्स में क्या होता है, बॉडी मूवमेंट, अगर जैसे आप अपना हाथ कैसे कर रहे हैं, अपनी आंखों को किस तरीके से घुमा रहे हैं, है ना। आंखों का तो दूसरा होता है, अगर आंखों का मूवमेंट कैसे हो रहा है उसको हम लोग ऑक्यूलिक्स बोलते हैं। और जो आपका काइनेसिक्स है उसमें बॉडी मूवमेंट को देखा जाता है। और जो आपका पैरा लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज में आपकी आवाज़ की मतलब स्पीड कितनी है ना, आपकी मतलब आवाज़ बहुत आप जल्दी बोल रहे हैं या आप बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों को पैरा लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। तो और ये जो आपका देखिए लिखा हुआ है स्पेशल डिस्टेंस, ठीक है। स्पेशल डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो लोगों के बीच स्पेस, कितना स्पेस है, कितनी दूरी है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो ये वाला जो दो लोगों के बीच दूरी है, अगर चाहे उनके अंदर सांस्कृतिक, चाहे व्यवहारिक या सामाजिक पहलुओं का जो उनके अंदर मतलब स्पेस की जो दूरी है, तो ऐसे चीज़ों के लिए जो टर्म दिया गया है आपका कम्युनिकेशन में, उसको दिया गया है प्रॉक्सिमिक्स, मतलब कि जिसको बोलेंगे हम लोग इधर प्रॉक्सिमिक्स, इधर आपको सामीप विद्या। इसको आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ो प्रॉक्सिमिक्स, वो ज़्यादा आपका ठीक है। तो जो काइनेसिक्स है वो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, और पैरा लैंग्वेज आपका है, पैरा लैंग्वेज में आपके वॉइस से रिलेटेड है कि आपकी वॉइस बहुत मतलब आप ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं या आप बहुत स्पीड में बोल रहे हैं। जैसे मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ ना, तो आप कह सकते हो कि मतलब ये जो मेरा है ये पैरा लैंग्वेज का आ सकता है, ठीक है। और ऑक्यूलिक्स जो आपका होता है वो होता है ना कि कभी कभी गुस्से में इंसान घूरता है, या फिर आंखों से इधर कभी इस साइड देखना, कभी उस साइड देखना, तो ऐसे के लिए टर्म जो यूज़ किया जाता है ऑक्यूलिक्स यूज़ किया जाता है। और जैसे मान लीजिए टच करना किसी को, जैसे गुड टच, बैड टच, तो अगर आप किसी को टच कर रहे हैं तो उससे भी एक कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है हिपैटिक्स। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स हैं जो आप मतलब देख सकते हैं, और ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी अच्छा रहेगा और सब्जेक्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि when one rejects the null hypothesis when it is true it is called। कहने का मतलब है कि जब कोई जो आपकी null hypothesis होती है, जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है लेकिन ये सही होती है, तब ये कौन सी एरर होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें कौन सी एरर होगी कि आपकी टाइप 2 एवं कारण त्रुटि होगी, या टाइप 1 एवं कारण त्रुटि होगी, या टाइप 1 एवं चूक त्रुटि, या टाइप 2 एवं चूक त्रुटि, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, देखिए आपकी क्या है, नल हाइपोथेसिस और ये सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपका वो 2 वाला ऑप्शन, यानी कि टाइप 1 एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका सेकंड नंबर पे दे रखा है वो आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पर सैम्पलिंग की बात हो रही है, जो आप पढ़ते ही हैं जो है क्या बोलते हैं, तो सैम्पलिंग की पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा आपका, हिंदी में भी देख लेते हैं, कौन सा स्तरीकृत प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है। तो नहीं की बात कर रहे हैं, ये ऐसे कर लेना है आपको। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, ये आपका जो है क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी पहले दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। देखिए नेट के एग्जाम में आप बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप एलिमिनेट करके सही आंसर दे सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में सही फैक्ट क्या है, वो अगर आपको पता है तो, और जाहिर सी बात है जो आपको पता रहेगा उसको आप अच्छे से श्योर हो जाएंगे। अभी आगे उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं, थर्ड ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है व्हेन द सर्वे डिजाइन focuses on one time assessment of characteristics of a sample representing a population comprising of a different subgroups and comparing different subgroups related to that characteristics, it is called। कहने का मतलब है, एक बार हम लोग ये भी पढ़ते हैं, जब कोई सर्वेक्षण अभिकल्प विभिन्न उप समूहों को समाविष्ट करने वाली जनसंख्या की प्रस्तुत करने वाले प्रतिदर्श की विशेषता और उस विशेषता से संबंधित विभिन्न उप समूहों की तुलना करने वाले मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, तब यह कहा जाता है। तो इसमें एक आप तो दे रखा डेफिनेशन है समझिए, और उस डेफिनेशन से आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा डिजाइन है, ये क्रॉस सेक्शनल डिजाइन सर्वे है, या फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल सर्वे डिजाइन है, या ट्रेंड सर्वे है आपका, या कोहर्ट सर्वे है। तो इसमें जो आपका ये सर्वे पूछ रहे हैं वो होता है आपका क्रॉस सेक्शनल सर्वे डिजाइन, ठीक है। इसमें 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, मतलब कि अनुप्रस्थ काट सर्वेक्षण अभिकल्प, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका कि अ रिसर्चर प्रिपेयर्स एन एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ 5 डिफरेंट टाइप
of biofertilizers on yields of rice crop, considering the varying fertility in different blocks and the effect of varying seeds on the yield. द रिसर्च डिज़ाइन विल बी कॉल्ड। कहने का मतलब ये है कि जब क्या किया जा रहा है, जो आपकी धान का वो खेती होती है उस पर ये क्या कर रहे हैं, 5 तरीके के, यहाँ पर देखिए धान की फसल जो है उनमें कौन से जो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं, 5 तरह के फर्टिलाइज़र को यूज़ किया इन्होंने और उसका विश्लेषण किया कि कौन सी जो है वो अच्छे से मतलब क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा है उसका, अलग अलग फर्टिलाइज़र यूज़ करके उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उसको ऐसे डिज़ाइन को या ऐसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन को क्या कहा जाएगा, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन कहेंगे या लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन कहेंगे, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन कहेंगे या इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहेंगे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका होगा सेकेंड वाला, लैटिन स्क्वायर, जिसको एलएस डिज़ाइन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन या विकल्प आप बोल सकते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर हम लोगों का नेक्स्ट है, वी शुड डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट इन सच अ वे दैट द वेरिएशन कॉज्ड बाई एक्सटेनियस फैक्टर कैन ऑल बी कंबाइंड अंडर द जनरल हेडिंग ऑफ चांस, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ। ये समझ के आप क्या पूछ रहे हैं, हमें किसी प्रयोग को इस प्रकार डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें बाहरी कारकों द्वारा उत्पन्न प्रसरण चांस को सामान्य शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। यह निम्नांकित किस प्रकार का सिद्धांत कहलाता है। क्या कह रहे हैं, बाहरी कारकों द्वारा उस उत्पन्न जो चांस है सामान्य शीर्षक के अंदर सभी सम्मिलित हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो जिसमें क्या कहते हैं, बाहर के भी जितने भी फैक्टर हैं उनको भी आप सम्मिलित कर सको या उनको भी चांस मिल सके कि वो भी कह सकते हो कि चूज़ हो सके, एक तरीके से उनको भी मतलब सेलेक्ट किया जा सके। तो ऐसे डिज़ाइन को आप क्या बोलेंगे, ऐसा सिद्धांत अगर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर सबको होता ना कि अगर मान लीजिए 100 लोग हैं उसमें से किसी के भी सेलेक्ट होने का चांस है, एक एग्जांपल है, तो उसमें ऐसे मेथड को आप क्या बोलेंगे, रैंडमाइजेशन बोलेंगे, लोकल कंट्रोल बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 100 लोग हैं उनमें से अगर इत्तेफाक से 50 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो इत्तेफाक को हम क्या बोलते हैं, रैंडमली। हम लोग बोलते हैं ना कि रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका रैंडमाइजेशन सही हो जाएगा, जिसको हम लोग यादृच्छिकरण कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका सैम्पलिंग से ही क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर भी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर हम लोगों का अब यहाँ से देखिए एलिमिनेट करने वाले आंसर आपके शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने इंक्लूड कर रखा है। इसमें देखिए दिया हुआ WHO कट ऑफ पॉइंट फॉर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस इन वुमेन आर। ठीक है, इसमें सीधे हिंदी में ही हम लोग देखते हैं या इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। इसमें देखिए मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं वुमेन्स में, जो WHO के द्वारा पॉइंट दिए गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, वेस्ट सर्कमफेरेंसेस 82 सेंटीमीटर इंक्रीज्ड या वेस्ट सर्कमफेरेंसेस 80 सेंटीमीटर इंक्रीज्ड, वेस्ट सर्कमफेरेंसेस 85 सेंटीमीटर सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड या फिर वेस्ट सर्कमफेरेंसेस 88 सेंटीमीटर सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड या फिर वेस्ट हिप रेशियो 0.85 सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। इतना ज़्यादा पढ़ दिया मैंने, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैं हिंदी में भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कि महिलाओं में जो उपापचयी जटिलता के जोखिम होते हैं, WHO के द्वारा कितना कट ऑफ इनका निर्धारण किया गया है कि इनमें से जो ये आपको दिए गए हैं, डेटा जो दिया है, इसमें से आपको 3 बताना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो मतलब मेटाबॉलिक क्या बोलते हैं, क्या था आपका, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन के लिए जो मतलब इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसमें जो आपका होगा, अगर महिलाओं में क्या है, अगर उनकी कमर की परिधि जो है वो 80 सेंटीमीटर से अधिक है तो भी मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन का मतलब फैक्टर एक होगा। इसके बाद अगर उनकी कमर की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर से भी अत्यधिक है और ज़्यादा है, तब भी होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ एक तरह इंडिकेट कर रहा है ये। और जो आप उनका कमर नितंब अनुपात है, यानी कि हिप और वेस्ट रेशियो है, वो अगर इससे भी ज़्यादा अधिक है, 0.85 सेंटीमीटर से भी अधिक है, तो उनका मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो BCE आपका। ठीक है, BCE का मतलब है आपका 4 पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं BDE होगा, सॉरी ई बोल दिया मैंने आपको, B D और E। ठीक है, 4 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा। अब फिर दूसरा है कि एज पर IFCT 2017 विद रिस्पेक्ट टू फिंगर मिलेट्स रागी करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। आपका ये जो है क्या कहते हैं, IFCT क्या है, इंडियन फूड क्या बोलते हैं, हाँ, इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल। तो जो इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल है, ये आपके पूरे जितने भी फूड होते हैं, है ना, तो उनमें मतलब बताता है कि किसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो आपकी फिंगर मिलेट, जिसको हम लोग रागी बोलते हैं, फिंगर मिलेट्स क्या आपकी रागी है, इसमें रागी के बारे में कौन कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश वाला कुछ नहीं, इसी में देख लेते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपका क्या कहते हैं, जो रागी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में होती वो आपको बताना है। तो ये इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका C और D और E। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 7.1 ग्राम मतलब पर 100 ग्राम में
इसमें 7.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, 100 मिलीग्राम रागी में। और इसके बाद 1.9 ग्राम आपका टोटल फैट होगा। इसके बाद 11.1 ग्राम आपका टोटल डाइटरी फाइबर होगा, जिसको आप लोग खाद्य रेशे कह सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी, डी और ई, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, सी, डी, ई। अच्छा, यहाँ पे भी वही चीज़ दी गई, यहाँ पे भी निशान लगा ही लेते हैं। ये आपका, ये आपका और ये आपका, ठीक है। फिर ये क्या दिया हुआ है? अच्छा हाँ, ठीक है। इसमें भी देखिए विद रिस्पेक्ट टू आरडीए आईसीएमआर निन 2020 ऑफ आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यहाँ पर जो आपका आरडीए है, आयरन पूछ रहा है 2020 के अकॉर्डिंग, ये है आरडीए आपका। तो इसमें आयरन का पूछ रहा है कि आयरन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें इसमें करेक्ट दी गई हैं। तो इसमें आपका बोल रहे हैं कि 8 मिलीग्राम आयरन दिया जाएगा किसको? 1 से 3 साल के बच्चे को। 11 मिलीग्राम दिया जाएगा 4 से 6 साल के बच्चे को। 15 मिलीग्राम 7 से 9 साल के बच्चे को। 19 मिलीग्राम 10 से 12 साल के बच्चे को। और 29 मिलीग्राम 10 से 12 साल के लड़कियों को, ठीक है। इसमें जो आपका होगा 8 मिलीग्राम दिया जाएगा जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं। 11 मिलीग्राम दिया जाएगा जो 4 से 6 साल के बच्चे हैं। और 15 मिलीग्राम दिया जाएगा जो 7 से 9 साल के बच्चे हैं। तो यहाँ पर आपका ए, बी और सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, बी एंड सी, ओके। फिर हमारा दूसरा है हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट। फैट के बारे में पूछ रहा है, जो आपका हाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक है। इसमें पूछा हाइड्रोजनीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये इसमें हम लोगों को देखिए यहाँ पर एलिमिनेट करने वाली बात है। जैसे इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको नहीं लग रहा उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए क्या है पहले कि इज अ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है ना। इसमें बिल्कुल ए को आपको इंक्लूड करना है। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। फिर है कि कंसिस्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड एसिल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सही बात होती है कि जब हाइड्रोजनेशन होता है तो उसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, उसके डबल बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका होगा परमिट्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ऑयल इनटू प्लास्टिक फैट्स। तो देखिए हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि जो आपका फैट है वो क्या होगा, एक तरीके से सैचुरेटेड फैट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपको यहाँ से प्लास्टिक फैट के आप एक कीवर्ड पकड़ सकते हैं कि अगर प्लास्टिसिटी हो रही है फैट में, तो इसका मतलब जो फैट है वो क्या हो रहा है, वो जमने की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि वो एक तरीके से सैचुरेटेड फैट हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ई ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड, ये ए आपका, बी और ई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, बी और ई। अब मैं आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए वसा का हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। असंतृप्त एसिल समूहों के दोहरे बंधों पर हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है। फिर आपका तरल गैसों को प्लास्टिक वसा रूप में रूपांतरित होने देता है। मतलब जो आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सैचुरेटेड फैट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए, बी और ई, फिर से यहाँ पे ए, बी, ई, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प अवशोषकता वाले रेशों के गुण बताइए। अल्प अवशोषकता मतलब कि जिनमें क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करते हो, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसमें देखिए कौन कौन सा होगा कि इनके गुण पूछ रहा है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंसी जिसकी नहीं है। तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, पसीने के जो वाष्प है उसको रोकेंगे। त्वचा के लिए आराम के लिए अच्छे होंगे, या शीघ्र सूख जाएंगे, या सिलवट की अच्छी रिकवरी होगी, या आसान रंगाई होगी। तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल होगा कि जब कोई कपड़ा अच्छे से अगर मतलब पानी नहीं सोखता है तो वो आपके बॉडी में जो पसीना होगा उसको बाहर जाने से रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा कि शीघ्र सूखना, जैसे बहुत जल्द ये भी हो जाता है कि जब बाहर नहीं जा पाएगा पसीना, तो इसमें भी ऑप्शन ये भी इन्होंने सही बता रखा है कि वो जल्दी क्या होगा, जल्दी आपका सूख जाएगा। और सिलवट की अच्छी रिकवरी होती है। तो क्या होगा कि आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए, सी और डी। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए, सी और डी। तो ए, सी, डी कहाँ पर है, थर्ड वाला आपका, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। पसीने का वाष्प बनने से रोकना, पसीने का वाष्प रोकना, शीघ्र सूखना और सिलवट की अच्छी रिकवरी होगी, ठीक है। 3 ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। फिर दूसरा है कि फॉर गारमेंट प्रोडक्शन विच टाइप ऑफ गारमेंट शेपिंग डिवाइसेस आर यूज, ठीक है। कि मतलब जब आप क्या करेंगे परिधान निर्माण में, जब ये होगा क्या कहते हैं, जब आप कोई भी परिधान बनाएंगे, गारमेंट प्रोडक्ट करेंगे, तो उनको आकार देने हेतु प्रयुक्त होने वाली जो डिवाइसेज यानी कि जो रचनाएं हैं, क्रिएटिविटी, वो कौन कौन सी हैं आपकी। तो डार्ट है, गैदर्स है, स्लीव्स हैं, कॉलर्स हैं, प्लीट्स हैं। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर शेप करने की बात करी कि मतलब जो परिधान है वो शेप में आए। तो उसमें क्या होगा, आपका जो डार्ट है, डार्ट से भी बिल्कुल शेप लाया जाता है। गैदर
जो मतलब चुन्नट होती है उनसे भी कपड़े में शेप लाया जाता है एक तरीके से, और जो आपकी प्लीट्स होती हैं उनसे लाया जा सकता है। अगर इसमें इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आप स्लीव्स और कॉलर से क्या कोई शेप ऐसा कुछ ला सकते हैं, क्योंकि वो तो उसका एक जो स्लीव्स और कॉलर से वो उसका स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, उसकी संरचनात्मक उसमें आ जाएगा क्योंकि वो कपड़े का एक पार्ट है। स्लीव्स बनाना, कॉलर बनाना, इसमें कोई अलग से कोई शेप वाला काम नहीं कर रहा है वो। तो आप एलिमिनेट करके इसका आंसर बहुत आराम से कर सकते थे। आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और ई। आपका ए, बी, ई यानी कि आपका सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉक ऑफ आर। ठीक है, नॉक ऑफ्स क्या है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या है, ओरिजिनल डिजाइन ऑफ अ ब्रांड, या कॉपी और नियर बाई कॉपी ऑफ ए डिजाइन, या हाई कॉस्ट वर्जन ऑफ ए डिजाइन। हाई कॉस्ट वर्जन मतलब कि बहुत महंगा एक उसी का नमूना, मतलब डिजाइन का एक बहुत हाई बहुत ज्यादा प्राइस वाला एक नमूना कह सकते हो डिजाइन। लेबर सेविंग प्रोडक्शन, या लो कॉस्ट वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल डिजाइन, की मतलब जो कोई ओरिजिनल डिजाइन है उसी का कोई एक कम कीमत वाला कपड़ा बना दिया जाए। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा क्या कहते हैं, ये देखिए एक सेकेंड, ये कॉपी और नियर बाई कॉपी ऑफ ए डिजाइन। इसके बाद इसमें आपका एक सेकेंड, फिर आपका होगा लेबर सेविंग प्रोडक्शन। ठीक है, जो नॉक ऑफ्स होते हैं वो आपके लेबर सेविंग प्रोडक्शन में आएंगे, और लो कॉस्ट वर्जन ऑफ है ओरिजिनल डिजाइन। ये जो आपका नॉक ऑफ से एक टर्म दिया गया, ठीक है, तो इसी टर्म के अंदर ये सारी चीजें होती हैं कि क्या होगा। आपको हिंदी भी दिखा देती हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। देखिए ये टर्म है आपका नॉक ऑफ्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई एक ब्रांड हो, उसका आप क्या करो, थोड़ा सा नकल कर लो। आजकल कपड़े आते हैं कि बहुत महंगा भी वैसे आपको दिख जाएगा, फिर उसी तरीके का आप कुछ दिन बाद देखोगे थोड़ा सा उसी के डिजाइन का, उसी के जैसा बिल्कुल जो है कम कीमत वाला कपड़ा बना दिया जाएगा। तो एक ये हो गया आपका। फिर दूसरा क्या होगा, श्रम बचत उत्पादन, थोड़ा सा श्रम भी बचाता है। और इसका लास्ट वाला क्या है, एक मौलिक डिजाइन की निम्न लागत वाला कपड़ा, मतलब वही वाली बात है कि कम कम पैसे में भी आपको वैसा कपड़ा मिल जाएगा। इसका भी आपका जो होगा बी और डी ई। ठीक है, बी, डी, ई यानी कि आपका 1 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बी, डी और ई। ठीक है, फिर अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य फिटिंग डार्ट्स को प्रतिस्थापित कर सकने वाली फिटिंग लाइन कौन सी है। तो जो आपकी कम फिटिंग करने वाली लाइन है जो आपकी इसमें से, वो आपकी है डार्ट इक्विवेलेंट सीम लाइन। ठीक है, फिर आपकी प्रिंसेस लाइंस और आपकी जो स्टाइल लाइंस यानी कि BCE। इसमें जो BCE है आपका, BC और ई। ठीक है, ये तीनों जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, आपके जो फिटिंग डार्ट्स होते हैं उनको प्रतिस्थापित करने वाली लाइंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट होगा, यानी कि बी, सी और ई। ठीक है, डार्क इक्विवेलेंट सीम लाइन, आपकी प्रिंसेस लाइंस और स्टाइल लाइंस। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का द क्वालिटी ऑफ एयर एंड इंडोर्स इन इंडिकेटेड बाई, मतलब कि जो अंतः कक्ष है, अंदर का, इंडोर है ना, अंदर की चीजें में वायु में गुणवत्ता निम्नांकित किसके द्वारा संकेतित होती है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा कि कौन कौन सी मतलब एयर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिकेट करेंगे कि इंडोर मतलब उनकी क्वालिटी अंदर के लिए, अंदर रहने के लिए कैसी है। तो देखिए आपका टेम्परेचर बताएगा, इसके बाद ह्यूमिडिटी है आपकी, रेट ऑफ द एयर मूवमेंट, इसके बाद रेडिएंट हीट। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ACDE। आप इसमें से जो है इल्यूमिनेंस को आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ए होगा, फिर आपका सी होगा, देन आपका डी होगा, फिर आपका ई होगा। तो ACDE मतलब आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें भी लगा ही लेते हैं, कौन सा आपका ACD थर्ड वाला करेक्ट होगा। ओके, फिर हम लोगों का नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू रोजर्स पीपल फॉलिंग इन द अर्ली मेजॉरिटी कैटेगरी आर करेक्टराइज्ड बाई। अभी मैंने बताया ना कि आपकी जो क्या बोलते हैं डिफ्यूजन वाली थ्योरी है जो आपकी, जो एवरेट रोजर्स ने दी है। देखिए PLA वाले मुझे अभी तक याद नहीं आए, बिल्कुल मेरे दिमाग में है बट मुझे याद नहीं आ रहा है। एक मिनट आप रुक जाइए, याद आ गया मुझे, रॉबर्ट चैम्बर नाम है उनका, जो PLA जो उन्होंने दिया था। खैर ठीक है, हम लोग इसमें आते हैं जो आपके एवरेट रोजर्स हैं। ठीक है, तो एवरेट रोजर्स ने दिया था, आपने पढ़ा ही होगा ये डिफ्यूजन वाली थ्योरी की, जो है इनोवेटर कौन से होते हैं, लेट में जो लेगार्ड्स कौन से होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी जिनमें होती है। तो कहने का मतलब जो अर्ली मेजॉरिटी कैटेगरी में आते हैं उनकी क्या विशेषता होती है उनकी बात कर रहे हैं। क्या वो वेल एजुकेटेड होते हैं, या डेलिबरेट होते हैं, रिस्क लविंग होते हैं, वेल कनेक्टेड विद आउटसाइडर्स होते हैं, या फिर लेस लाइकली टू बी एडुकेटेड। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डेलिबरेट होते हैं। ठीक है, डेलिबरेटेड होते हैं बिल्कुल। इसके बाद वेल कनेक्टेड विद आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब बाहर के लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्शन रहता है उनका। लेस लाइकली टू बी एजुकेटेड, कहने का मतलब पढ़े लिखे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना लिखना उनको कम पसंद होता है, आप ये कह सकते हो। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा BDE। ठीक है, BDE का मतलब आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी मैं बार बार सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल देती हूँ, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं आप लोग।
हिंदी में देखिए क्या होगा, सोद्देश्य होते हैं। डेलिब्रेट का मतलब क्या है, उद्देश्य रहता है उनका, कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य लिए रहते हैं। बाहर लोगों के साथ जो होते हैं अच्छी तरह जुड़े होते हैं और शिक्षित होने की थोड़ी सी कम संभावना होती है उनके अंदर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा, बी, डी और ई। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कलर आर। ठीक है, तो मतलब जो कलर है यानी जो आपके रंग है उनका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है आपका। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष जो आपका क्या क्या होगा, कलर्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सीमिंग टू एडवांस। फिर आपका कलर्स चेंज द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर्स कैन अफेक्ट द मूड ऑफ एन इंडिविजुअल, कलर्स हैव अ वेरी डेफिनेट इफेक्ट ऑन ईच अदर, कलर्स एड टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए जो सही सही है वही वही मैं आपको फटाफट करा दूं। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में आप लोग कि रंग में क्या होता है, रंग में निकट आने के प्रतीत के गुण होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कलर कुछ ऐसे होते हैं ना कि कुछ कलर बहुत पास का फील कराते हैं या दूर का फील कराते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि व्हाइट कलर पहनने से इंसान मोटा दिखता है, मतलब जो मोटा होता है वो और मोटा दिखता है। कुछ डार्क कलर पहनने से इंसान थोड़ा पतला दिखता है। इस तरीके का एक देखिए प्रतीत, मतलब प्रतीत होता है। एग्जैक्टली वैसा हो नहीं जाता बट थोड़ा सा फील होता है। ठीक है, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ए वाला क्या है आप, फिर इसके बाद है रंग किसी व्यक्ति की मनोदशा को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपको ले जाकर के कहीं ग्रीनरी में बिठा दिया जाए, या आपको बहुत गर्मी लग रही है तो हाँ वही कहीं आप बिठा दिया जाए, या आपको किसी स्काई ब्लू कलर के कमरे में या स्काई ब्लू कलर का ही वहाँ पर पूरा वहाँ का इंटीरियर है, वैसी जगह पे आपको देख के थोड़ा सा आपको फील होगा, है ना, कि अच्छा लग रहा है या जैसी भी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर क्या है कि रंग एक दूसरे के ऊपर बहुत निश्चित प्रभाव होते हैं, प्रभाव भी बिल्कुल छोड़ते ही हैं, रंग जैसे भी होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन जो सही होगा ए, सी और डी, यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूड। कोई अगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या फिर बी आपका है कॉस्ट ऑफ लैंड। इसके बाद आपका टेक्निकल नो हाउ कॉस्ट। इसमें जो आपका करेक्ट मतलब जो ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे वो आपका होगा कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। बिल्कुल सही बात है, जब आप कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसका आप देखेंगे कि क्या उस पर उसके इंस्टॉलमेंट में और जो मशीनरी वगैरह चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं उनमें क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक है, वो देखेंगे आप। कॉस्ट ऑफ लैंड, जहाँ पे आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ की ज़मीन का वो देखेंगे आपकी, जहाँ पे वो पूरी जगह है उसका क्या कॉस्ट आ रहा है आपका। फिर टेक्निकल नो हाउ कॉस्ट, जहाँ पे टेक्निकली चीज़ें जो आप वहाँ लगा रहे हैं उन सब चीज़ों का कितना और कैसे कॉस्ट आएगा, वो सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका ए, बी और डी, यानी कि ए, बी एंड डी। तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में देखिए दिया है कि परियोजना की लागत में, कोई भी अगर आप योजना बना रहे हैं उसकी लागत में क्या क्या होगा, संयंत्र में मशीनरी की कीमत और संस्थापन, मशीन की कीमत और कैसे आप उसको संस्थापन करेंगे। जमीन की कीमत देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद तकनीक ज्ञान की लागत देखेंगे। ठीक है, जो आप वहाँ पे टेक्निक्स लगा रहे हैं उनकी कितनी लागत आ रही है। ठीक है, फिर दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट थिंकिंग आर। तो इसमें जो आपके किशोरावस्था, किशोर और किशोरियों की चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए है आपका अहं केंद्रवाद है, काल्पनिक श्रोता दर्शक गण है, निजी दंत कथा है, अरक्षितता का भ्रम है या रक्षितता का भ्रम है। इंग्लिश में भी देख लीजिए कि इगोसेंट्रिज्म है या इमेजिनरी ऑडियंस है, पर्सनल फेबल है, इल्यूजन ऑफ वल्नरेबिलिटी या फिर इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी। जब जल्दी जल्दी बोलने लग जाती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। खैर, तो इसमें देखिए ए, बी, सी, डी, ये चारों चीज़ें आपकी आएंगी। तो ए, बी, सी, डी कहाँ पर है, 4 नंबर के ऑप्शन पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। 4 नंबर का जो आपका ऑप्शन है उसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका वही हो जाएगा। कौन कौन सा, अहं केंद्रवाद, काल्पनिक श्रोता दर्शक गण, निजी दंतकथा, अरक्षितता का भ्रम। ओके, फिर अब दूसरा है आपका कि हेड स्टार्ट कंटेन्स दीज बेसिक प्रिंसिपल। हेड स्टार्ट एक, ये भी एक टर्म है। इसके बेसिक जो प्रिंसिपल हैं इनमें क्या किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए जो जो सही है वो मैं आपको बताऊंगी। एक सेकेंड, इसमें देखिए बी वाला, सॉरी, इसमें जो आपका है द प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं कंफ्यूज ना करूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका क्या है, प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कहने का मतलब ये क्या है, जो हेड स्टार्ट आपका है ये, इसका जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल वो क्या है कि इसमें मतलब हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है बच्चों की, आपकी कह सकते हो कि जो ईसीसी है आपकी, ईसीसीई है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसकी बात है यहाँ पर। तो इसमें बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि बच्चे के लिए कैसा प्रोविजन किया जाएगा कि उसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिले। इसके बाद द प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, बिल्कुल सही बात है, बच्चे को ये चाइल्डहुड एजुकेशन मिले, उसको गुड हेल्थ प्रोवाइड हो। इसके बाद क्या है, द यूज़ ऑफ फैमिलीज ऑफ सोशल सर्विसेज इन द कम्युनिटी व्हेन नीडेड। कहने का मतलब क्या है कि परिवार जो है उनको सोशल सर्विसेज दी जाएं जब उनको ज़रूरत पड़े। समझ गए आप, उनके जो फैमिली हैं उनको मतलब वो जब समाज में कुछ सेवा करनी हो तो उनका यूज़ किया जा सके परिवार का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी में भी देख लीजिए,
प्रारंभिक बाल्यावस्था में उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा का प्रावधान, बच्चे को शिक्षा दी जाएगी जब वो बाल्यावस्था में रहेगा तो। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य का प्रावधान किया जाएगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ज़रूरत होने पर क्या होगा, मैंने आपको उधर उल्टा बता दिया, ज़रूरत होने पर जो पेरेंट्स होंगे, मतलब जो परिवार होगा, वो समुदाय में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उन परिवार का यूज़ करके समुदाय को सेवा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए, बी और डी, ए बी डी मतलब कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक है, ये सब आप क्या करेंगे ना, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप इसका, जो जो ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब जैसे देखिए हेड स्टार्ट अगर हो सकता है इसके पहले आपने ना सुना उसके बारे में, तो आराम से ये देख सकते हैं आप दोनों, 3 पॉइंट्स बढ़िया लिख लीजिए, कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ यूनिक फील्ड बिकॉज इट इज, ह्यूमन डेवलपमेंट जो आप पढ़ते हैं मानव विकास, तो ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है या इरेलेवेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, या पर्सनल एप्लीकेशन अलॉन्ग विद प्रोफेशनल एप्लीकेशन, या एन आर्ट फील्ड। हिंदी में देख लीजिए कि ये क्या है, अंतर्विषयक है, जीवन काल भर अप्रासंगिक है, या सिद्धांत और व्यवहार का संयोजना है, या पेशेवर अनुप्रयोग के साथ निजी उपयोग है, या एक कला क्षेत्र है। इसमें जो देखिए क्या है, ये कैसी है, एक आपकी जो है कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल दोनों पढ़ते हैं हम लोग, थ्योरी और प्रैक्टिस भी होती है, और पर्सनल एप्लीकेशन अलॉन्ग विद प्रोफेशनल एप्लीकेशन, तो सी और डी आपका, और आपका इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी है ये आपका, ये जो आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल, ए और सी, ए सी डी, इंटर जो आपका है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बताया आपको मैंने, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें हैं, पर्सनल एप्लीकेशन अलॉन्ग विद प्रोफेशनल एप्लीकेशन, बिल्कुल सही बात है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं वो हमारी पर्सनली भी अपने लाइफ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो जो चीज़ें इसमें आप पढ़ते हैं, और प्रोफेशनली भी अगर किसी को इसको यूज़ करना है, कोई जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो उससे भी इंसान किया जा सकता है, काउंसलर बन सकता है, गाइड कर सकता है लोगों को, है ना। इस वजह से जो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए, सी और डी। ठीक है, ये आई थिंक 4 वाला ऑप्शन है, दिख नहीं रहा आपको, तो ए सी डी 4 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बीच में थोड़ा रोकना पड़ गया, बहुत जोर से खांसी आ गई थी। चलिए, अच्छा हिंदी में देख लिया, तो हिंदी में भी ये आपका मतलब ये वाला अंतर विषयक है, और सिद्धांत और व्यवहार का संयोजना है, और आपका पेशेवर अनुप्रयोग के साथ साथ निजी अनुप्रयोग भी है इसका। ठीक है, ए सी डी। फिर हम लोगों का है एबगार स्कोरिंग इज यूज टू टेस्ट, तो एबगार का फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे आप लोग बहुत जो है शैतान हो गए हैं, कुछ बताते नहीं है कमेंट सेक्शन में, तो ठीक है, एज योर विश, अगर आपको बताना बताइए, आप ही का जो है रिवीजन होगा, आपको नहीं रिवीजन करना है तो फिर एज योर विश। तो देखिए एबगार स्कोरिंग जो होती है आपने पढ़ाई होगा, इसमें जो ये एबगार दिया हुआ है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, अब ये मैं बताऊंगी नहीं आपको। तो इसमें क्या क्या टेस्ट किया जाता है, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बीएमआर को कभी एबगार में नापा जाता है, कभी नहीं नापा जाता, तो बी को एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ पर बी है उसको हटा दो। देखो इसमें भी बी है, हटा दिया, इसमें भी बी है, इसको भी हटा दो, इसमें भी बी, इसको भी हटा दो। तो इसका आंसर आप विद इन सेकेंड कर सकते, सोचिए आप एग्जाम में 3rd नंबर वाला जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि मसल्स, कलर, रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रीदिंग, ये सभी चीज़ें बच्चों की देखी जाती हैं जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, ए सी डी ई आपका आंसर करेक्ट हो गया। फिर हम लोगों का है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, आप एलिमिनेट करना सीखिए। कोई कॉम्पिटिशन होता है क्या एक्सटेंशन में, नहीं होता, कट करो। इट इज़ अ कॉपरेटिव, बिल्कुल सही बात है, कॉपरेट करते हैं हम लोग चीज़ों को। इसके बाद है, सॉरी, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये क्या है, कॉपरेटिव है। इट इज़ यूज फॉर्मल एजुकेशन अप्रोच, फॉर्मल एजुकेशन इसमें दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती, इसको भी कट करो। तो आपको ए और डी को एलिमिनेट कर देना है। इसमें भी देखिए ई है, इसमें डी है, फिर आपका इसमें देखिए इसमें भी डी है, तो बी सी ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी और आपका ई। ठीक है, बी सी और ई, तो बी सी ई कहाँ है आपका 3rd नंबर पे, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर दूसरा है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए कैंपेन आर, कैंपेन आपको जो अभियान होता है उसका क्या क्या जो है एडवांटेज है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें एडवांटेज आपका, अ कैंपेन टीचर्स प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग कि मतलब व्यवहारों के बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताता है, एकदम प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, बिल्कुल जो भी चीज़ के बारे में उसको करना चाहते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोगों का इट क्रिएट्स कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर अडॉप्शन, बिल्कुल सही बात है, एक ऐसा माहौल मतलब उत्पन्न होता है कि जिससे लोग चीज़ों को क्या करें, अडॉप्ट करते हैं इसको, तो इसमें आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि इफ़ गिव्स क्विक रिजल्ट्स विद लोअर कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये जो क्या करता है, एक कम पैसे में
तुरंत रिजल्ट देने वाली चीज़ होती है, समझ गए आप? जैसे मान लीजिए कोई कैंपेन चल रहा है कि सब्जियाँ खाइए और अपनी आँखों को बचाइए, गाजर खाइए या हरी सब्जियाँ खाइए, आँख की बीमारी नहीं होगी। तो अब कैंपेन चलता है तो आप देखते होंगे लोग एक जगह से दूसरी जगह से जाते हैं, तो अब उसमें देखने वाले जो लोग उनका वो पोस्टर देखेंगे, मान लो पोस्टर देख रहे हैं, हम लोग बैनर लिए रहते हैं, स्टैंड लिए रहते हैं, ये सभी चीज़ें लेकर के कैंपेन निकालते हैं, तो और कुछ नारेबाजी भी लोग करते हैं, तो आस-पास के लोग जो लोकल पीपल होते हैं, वो लोग जो सुनते हैं तो उसको क्या सोचते हैं कि हाँ, अभी आज लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे, इसका मतलब है कि इन सब्जियों को खाने से आँखें सही होती हैं। तो वो क्या करेंगे, वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और उनका कोई पैसा भी नहीं लगा, और हम लोगों और जिन लोगों ने कैंपेन निकाला उनका भी काफ़ी कम पैसा लगता है और साथ-साथ लोगों को मतलब अच्छे से शिक्षित भी किया जा सकता है। इसमें जो आपका होगा बी, सी एंड डी, यानी कि बी, सी एंड डी, तो बी, सी, डी क्या है? सेकंड नंबर वाला है 2 ऑप्शन, ठीक है? अच्छा, हिंदी में भी देख लो आप लोग कि अभियान को आयोजित करने के क्या लाभ हैं। ये क्या करता है? अभियान व्यवहारों के बारे में बताता है। ये अनुकूलन हेतु प्रेरक माहौल सृजित करता है, लोग मोटिवेट होते हैं देख करके, और ये कम कीमत के साथ त्वरित परिणाम प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी आपका, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, बी, सी, डी। फिर है सिमेंटिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इंक्लूड। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है आपका? शब्दार्थ विषयक बाधाओं में शामिल होते हैं। सिमेंटिक का मतलब जहाँ पे भी सिमेंटिक आ जाए वहाँ पर यही मतलब होता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए भाषा आपका दे रखा है कि संप्रेषण में शब्दार्थ विषयक की जो भाषा है, भाषा से आपको जो कोई कुछ बोलेगा उसका शब्दार्थ आप निकालेंगे ना, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि भाषाई बैरियर इनमें से कम्युनिकेशन में कौन सा है, समझ गए आप? तो स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, तो देखिए लैंग्वेज मतलब सिमेंटिक जो है वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको कोई कम्युनिकेट कर रहा है, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, तो बिल्कुल सही बात है, वो आपके कम्युनिकेशन में एक बाधा बनेगा। लाइक मान लीजिए कोई आपसे चाइनीज़ में बात कर रहा है और आपको आपको जो हिंदी आती हो, तो आपको आपको समझ आएगा, वो चाहे कितना भी आप बहुत अच्छे से बहुत इफेक्टिवली आपको कम्युनिकेट कर रहा हो, बट आपको नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ आ रही। लैंग्वेज बिल्कुल आपको वो ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना जो आप नहीं जानते हैं। फिर है आपका क्या कहते हैं, डैमेज ट्रांसलेशन। डैमेज ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि वो ऐसा अनुवाद कर रहे हैं जो बिल्कुल टूटा-फूटा है, या उनकी वर्डिंग आपको समझ नहीं आ रही है, उनका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आधा-अधूरा वर्ड बोल रहे हैं, है ना? तो इससे भी आपको क्या होगा, भाषा जो बोल रहे हैं वो उनका शब्द आपको समझ नहीं आएगा। फिर इसके बाद आपका जो होगा अंडरलाइंग अजम्पशन। अंडरलाइंग अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि वो पहले से ही कुछ अजम्पशन करके बैठे हुए हों, तो इस वजह से आपका हो सकता है उनको समझ ना आए। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए, डी और ई, क्या होगा? सॉरी, ए, डी और ई, ठीक है? ए, डी, ई कहाँ पर है आपका? ए, डी, ई आपका, एक सेकंड, थर्ड नंबर पे है ए, यहाँ पर, ठीक है? हिंदी में भी दिखा देती हूँ आपको। विशेषज्ञों की भाषा, इसके बाद खंडित क्षतिग्रस्त अनुवाद, इसके बाद अंतर्निहित पूर्वानुमान। वही मैंने कहा ना कि पहले से ही अगर आपने कुछ पूर्वानुमान लगा के बैठे हैं आप कि नहीं नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, जो कह रहे हैं वो बकवास है, तो भी कम्युनिकेशन जो होगा वो एक भाषा वाला उसमें बैरियर बन करके आ जाएगा, ठीक है? तो बी आपका जो है ए, डी और ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर, कि मतलब क्या है कि जो गैर औपचारिक शिक्षा में शामिल होने वाली अधिगम प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो जो अधिगम प्रक्रियाएं हैं आपकी उसमें वो कौन कौन सी हैं? देखिए, ट्रेनिंग इन प्रैक्टिकल स्किल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या करते हैं, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ऐसा सिखाते हैं, व्यवहारिक कौशल सिखाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है जो आपके जीवन में काम आए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा इसमें। फिर हमारा हो जाएगा सेल्फ एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन। सेल्फ, बिल्कुल सही बात है, खुद से इंसान सीखता है तो थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस अपना वो कर सकता है, बिल्कुल। अब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल, ऐसा कुछ होता है नॉन फॉर्मल में? अब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं होता है, तो इसको आप हटा दो। एलिमिनेट कर सकते हैं सी को यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया। बी आपका ऑप्शन बच जाएगा, बी मतलब सेकंड नंबर वाला। तो इसमें आपका जो हो जाएगा क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक एंड डिस्कशन एंड डायलॉग। बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, लोग आपस में मिल करके, लोकतंत्र एक तरीके से कह सकते हो, मतलब आपस में लोग करके क्या करेंगे, सीखेंगे, आपस में संवाद करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। यहाँ पर मैं एक एलिमिनेट करने वाली चीज़ आपको बता दूं कि जैसे देखिए आप क्या करेंगे, थ्योरी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में थ्योरी पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ते, हटा सकते हैं आप इसको। ऑथोरिटेरियन एंड इम्पोज्ड, ऑथोरिटेरियन यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, कोई सत्तावादी टीचर नहीं होते कि जबरदस्ती आपको बिठा के पढ़ाएं। खुद सीखना है, खुद पढ़ना है, खुद फिर उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में, ठीक है? तो आपको सी और ई को आराम से एलिमिनेट कर देना है, फिर आपको बी ऑप्शन अच्छे से मिल जाएगा, जिस बी ऑप्शन में आपका है ए, बी एंड डी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट, ठीक है? और यहाँ हिंदी भी दिखा देती हूँ मैं आपको कि देखिए क्या है, व्यवहारिक कौशलों में प्रशिक्षण होना चाहिए, इसके बाद आत्मविश्लेषण और चिंतन हो कर सके खुद से, लोकतांत्रिक विचार और विचार विमर्श एवं संवाद। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, सभी लोग अपने 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 विचार वहाँ पे जो है
दे सकें, विचार विमर्श कर सकें लोग। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के थॉट एक दूसरे के ऊपर आप इम्पोज कर दो, बिल्कुल। तो आज के हमारे ये 30 क्वेश्चन थे। कितने थे? 30 थे। तो 30 हमने कल किया था, तो आपके कितने 60 हो गए। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने डन कर लिया है। अब बाकी के 40 बचे हैं, वो भी आपके काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, उनको हम लोग 20-20 के स्लॉट में करेंगे। ठीक है, कल 20 करेंगे, फिर अगले दिन फिर 20 करेंगे। तो इस तरीके से पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब ये वीडियो हम यही बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए पूरी 40 मिनट की वीडियो हो गई। चलिए फिर अब कल मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और आंसर की अच्छे से मैच भले ना करिए, देख ज़रूर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे बाद में। बाय बाय, टेक केयर।